नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सिद्धार्थ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पायनियर माने जाते हैं एमएमए को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ आपका एबीपी लाइव में। धन्यवाद सचिन जी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतने बड़े चैनल पे आपने इनवाइट किया तो थैंक यू सो मच। तो सिद्धार्थ आपसे जानना चाहेंगे कि एक रोलर कोस्टर जर्नी आपकी अब तक रही है, खास तौर पर अगर आपकी स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, जिस तरह से स्कूल्स के दिनों से लेकर के जो आपकी पूरी जर्नी शुरू हुई। आपने अब्रॉड भी ट्रैवल किया, यूके में भी रहे वहां पर, और अलग अलग कई तरह की जॉब्स आपने किए। लेकिन सबसे पहले मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा। ये जो शुरुआत से लेकर के अब तक आपका रहा है, कैसे अनुभव देखते हैं आप अपनी पूरी लाइफ से अब तक के एक्सपीरियंस को कैसे देखते हैं आप? सचिन जी, ऑनेस्टली अगर आप ऑनेस्टली पूछ रहे हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है। बहुत बार हारा हूँ, बहुत बार जीता हूँ। अप्स एंड डाउन जैसे बोलते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस किए हैं। जी। बट अभी इस पॉइंट पे हैं कि एक स्पोर्ट खेल रहे हैं जो इंडिया में लोग इतना इसके बारे में जानते नहीं है। बट मेरी उम्मीद यह है कि जितना मैंने 25 साल स्पोर्ट को दिए हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स को दिए हैं, उससे होपफुली जो फ्यूचर जनरेशन है और देश में ये स्पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर होगा। और हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगले 10 साल में आई थिंक ये स्पोर्ट इंडिया में नंबर 2 या नंबर 3 पॉपुलर स्पोर्ट बन जाएगा। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी से और काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये स्पोर्ट जैसे ग्रो कर रहा है उसके बारे आप में। पहले भारतीय हैं जिन्होंने ब्राजीलियन शिट्जू में ब्राउन बेल्ट जीता है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो अपने आप में। जी जी, तो ब्राजीलियन जित्सु एक स्पोर्ट है जिसको काफी लोग कहते हैं कि इंडिया में शुरू हुआ था। एक महाभारत में एक कैरेक्टर थे युयुत्सु नाम से, जी। जो कौरवों के भाई थे। और वो कहा जाता है कि वो एंशियंट टाइम्स में बहुत अच्छा कुश्ती उनको आता था और वो काफी सारे मूव्स और टेक्निक्स जानते थे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और कहते हैं कि जापानीज लोगों ने उनकी उतनी टेक्निक सीखी और युजुत्सु को उन्हें जिजुत्सु बना दिया, जिसको अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो काफी घूम फिर के वो इंडिया में वापस आ गया है। ब्राजीलियन जिजुत्सु को बोलते हैं हम लोग। और मैं इस स्पोर्ट को लगभग 15 साल से खेल रहा हूँ। उससे पहले मैं बॉक्सिंग करता था, किक बॉक्सिंग करता था, तो जिजुत्सु मैं 15 साल से कर रहा हूँ। और हाँ, जब मैं बाहर जाता हूँ इंडिया के बाहर कंपटीशन खेलने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लोग मुझे देखते हैं और काफी बार पूछते हैं कि मैं ब्राजील से हूँ या कहाँ से हूँ। जी। तो जब मैं बोलता हूँ इंडिया से हूँ, तो उनकी शक्ल दिखने लायक होती है कि उनको बिलीव नहीं होता, क्या इंडिया में करते हैं लोग। मैं बोलता हाँ, इंडिया से हूँ, इंडिया से खेलता हूँ। तो हाँ, काफी अच्छा लगता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, इंडिया के लिए मेडल जीतता हूँ। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब सिल्वर मेडल आया तो काफी लोग मेरे एकेडमी वाले और सारे फ्रेंड्स फैमिली काफी एक्साइटेड थे कि इंडिया को मेडल जिताया है ऐसे स्पोर्ट में। आप क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब्स भी हैं जो ट्रेनिंग आप देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। अगर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, बहुत सारे नए लड़कों को आप तैयार करते हैं, उसके बारे में जी थोड़ा सा हमें बताएं। जी, तो क्रॉस ट्रेन, तो मैं यूके में, आप जैसे आपने मेंशन किया, जी जी। मैं इंग्लैंड में काम कर रहा था। मैंने वहाँ पर 5 साल काम किया। इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था मैं वहाँ पर, और स्पोर्ट्स एंड फैशन ब्रांड में काम कर रहा था। बट मेरा असली पैशन कॉम्बैट स्पोर्ट्स का था। मुझे पंचिंग, किकिंग, रेसलिंग, जित्सु में बहुत मजा आता था। तो मैं जब भी इंडिया आता था छुट्टी पे पेरेंट्स से मिलने के लिए, मुझे कभी कोई अच्छी जगह मिलती नहीं थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो काफी बड़ा मेरा वो एक चैलेंज था। मैंने सोचा कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करता हूँ, मैं क्यों नहीं स्टार्ट करता हूँ इंडिया में कुछ। तो 2012 में दिसंबर के टाइम हम लोग ने शुरू किया क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब। और गोल था कि इंडिया को भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से स्पोर्ट पे हम लोग ग्रो करेंगे और ऐसे फाइटर्स क्रिएट करेंगे जो इंडिया का नाम इंटरनेशनली रोशन करें। और पहले 3-4 साल कुछ हुआ नहीं, बहुत लोगों को सिखाया बट जी। कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, लोग जीत नहीं पा रहे थे। तो मैं खुद कंपटीशन खेलने लगा। मैंने कहा अगर और कोई नहीं कर पा रहा है, मैं शुरुआत करता हूँ। तो मैं इंडिया के बाहर जाने लगा। मैं ताइवान गया, इंडिया के लिए ईडीसीसी में पहला इंडियन था जो मेडल जीत के आया। उसके बाद मैं ब्रिटिश ओपन जीता। तो पहले शुरुआत मैंने की, मैं क्रॉसफिट को रिप्रेजेंट किया, बाहर गया, जीता। और मुझे देख के फिर मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनमें थोड़ा सा भरोसा आया कि अगर कोच कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। और अब हम लोग के फाइटर्स हर जगह जा रहे हैं, हर देश में जाके खेलते हैं, जीतते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मिक्स मार्शल आर्ट्स का प्रमोशन है यूएफसी, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। और मेरा एक स्टूडेंट अंशुल जुबली, इंडियन फाइटर है, वो अभी यूएफसी में फाइट कर रहा है। तो इंडिया में करेंटली एक ही फाइटर
ऑफिशियली है, और वो अंशुल जुबली है, वो हम लोग का स्टूडेंट है। तो काफी प्राउड फील करता हूँ कि हम लोग अब कहाँ से शुरू किया था और अब कहाँ पर हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स की अगर मैं बात करूं, खास तौर पर इंडिया में अभी जो पोजीशन है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अभी पिछले महीने भी 2 महीने पहले इवेंट हुआ मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर दिल्ली के अंदर, और कई सारे फाइटर्स उसमें आए थे। तो मैं भी वहां पे था, मैंने कवर किया, काफी कुछ देखा वहां पे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हर एक मिक्स मार्शल आर्ट जो अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और फिटनेस बहुत जरूरी है, मेंटल गेम भी बहुत जरूरी है। हर एक का सपना होता है कि यूएफसी में जाकर के वहां पर खेलें, परफॉर्म करें, एक वर्ल्ड लेवल पर जाएं। इंडिया में अगर आप किस तरीके से देखते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स को, कितना ग्रोथ अब तक मिला है और आगे आने वाले 4-5 सालों में और कितना ग्रोथ देख सकते हैं हम यहाँ पे? सचिन, मैं एक्चुअली मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलता हूँ, बट मैंने काफी सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी, फुटबॉल, सॉकर, एथलेटिक्स, रोड रनिंग, मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं। बट मुझे एमएमए इतना पसंद इसलिए आता है क्योंकि वो सबसे मुश्किल स्पोर्ट है जो मैंने आज तक खेला है। जी। क्योंकि अगर आप सोचिए, मिक्स मार्शल आर्ट्स नाम है, ये दुनिया में जो भी मार्शल आर्ट्स हैं उसको कंबाइन करके एक स्पोर्ट बना है। इसमें आप कराटे भी ले लो, टाइकोंडो ले लो, बॉक्सिंग ले लो, रेसलिंग ले लो, जी। जिu-jitsu ले लो, मुay thai, सारा कंबाइन करके एक स्पोर्ट बनता है। और काफी आप हर स्पोर्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बॉक्सिंग सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स कंबाइन हो जाते हैं। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उससे एक बहुत फिजिकल स्पोर्ट है। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आता है, बहुत इंप्रूव करते हैं और फिटनेस बहुत फिट रहते हैं। पर अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं जैसे मैं खेलता हूँ, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है बॉडी के लिए, क्योंकि आपको दिन में तीन तीन बार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 2-2 घंटे, क्योंकि इतना कुछ कवर करना पड़ता है। तो इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट्स में मैं अपकमिंग फाइटर्स का यही स्ट्रगल दिखता हूँ कि उनको अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, अच्छे कोचेस नहीं मिलते हैं। काफी बार वो छोटे शहर से होते हैं, तो वहां पर तो कुछ भी एमएमए जानता भी नहीं है कोई, तो अकेले ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि अगले 5 से 10 साल तक हम लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें कि देश देश में, छोटे छोटे शहरों में भी जो जो फाइटर्स आ रहे हैं उनको सीखने को मिले, जिससे ये स्पोर्ट, क्योंकि हम लोग के देश में बहुत टैलेंट है। जी। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग के एकेडमी में बच्चे आते हैं, कभी ट्रेन नहीं किया, और इतना टैलेंट मैंने इंडिया के बाहर भी नहीं देखा है। तो उम्मीद है कि 5 से 10 साल में हम लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे जिससे छोटे छोटे शहरों में भी इनको, बच्चों को चांस मिलेगा सीखने का, ट्रेन करने का। और मैंने आपको बोल ही दिया, अंशुल यूएफसी में फाइट कर रहा है, और उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे अपकमिंग फाइटर्स को यूएफसी में चांस डेफिनेटली दिलाएंगे। इंडिया की अगर हम बात करें खासतौर पर एमएमए के अंदर, तो बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन कुछ जानकारियां जो है प्रॉपर नहीं मिल पाती कि कैसे ट्रेन करें, क्या डाइट लें, क्या पूरा डेली शेड्यूल होता है। उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि उनको मदद मिल सके अगर आगे वो एमएमए की तरफ रुझान करना चाहे तो। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में एग्जैक्टली होता क्या है, कौन सी जी। मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। क्योंकि मार्शल आर्ट, मैंने बोला सारी मार्शल आर्ट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स में आती हैं, बट 4 मेन मार्शल आर्ट हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। बॉक्सिंग, जिसमें आप पंचेस थ्रो करते हैं। जी। मुआय थाई, जिसमें पंचेस, एल्बोज, नीज, किक्स चलाते हैं। नेक्स्ट होता है रेसलिंग, जो हम लोग की कुश्ती अखाड़े में होती है। और आखिरी चीज होती है ग्राउंड फाइटिंग, जिजित्सु। तो ये 4 मेन मार्शल आर्ट हैं जो किसी भी मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर को सीखनी चाहिए एज अ प्रायोरिटी। उसके अलावा अगर आपको टाइकोंडो सीखना है, कराटे सीखना है, आप सीख लो, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। बट ये मेन 4 आपको कॉम्पोनेंट सीखने पड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको कोचेस ढूंढने पड़ेंगे जो हर एरिया में स्पेशलाइज करते हैं। आपको रेसलिंग सीखनी पड़ेगी रेसलर के साथ, मुआय थाई सीखनी पड़ेगा मुआय थाई कोचिंग। तो उन 4 स्पेशलिस्ट से आपको ट्रेनिंग करनी है, और एक आपको हेड कोच चाहिए उनके ऊपर, जो एमएमए का हेड कोच है, जो चारों कोचेस से कोऑर्डिनेट करेगा और वो देखेगा कि स्टूडेंट्स को सही ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं। क्योंकि काफी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल कुश्ती में, जो कुश्ती के लिए अच्छी है बट एमएमए के लिए वो काम नहीं करती। तो एक हेड कोच चाहिए एमएमए वाला। तो हम लोग की क्रॉस ट्रेन अकेडमी में यही है, मैं हेड कोच हूँ और मेरे अंडर डिफरेंट कोचेस हैं डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो ये बहुत जरूरी चीज है किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि आप सिर्फ एक कोच को बैठ के पास जाके सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको मल्टीपल कोच से जाना पड़ेगा। और एक हेड कोच होना चाहिए जो सब कुछ साथ में उसको कनेक्ट कर सके। उसके अलावा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अलग चीज है, क्योंकि आप टेक्निक तो आप सीख सकते हैं, बट जो फिजिकल कंडीशनिंग है, आपका स्ट्रेंथ, आपकी स्टैमिना, वो भी आपको एक स्पेशलिस्ट कोच के साथ ही सीखना पड़ेगा। और जो फाइनल एलिमेंट है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट सिर्फ यहाँ पर वेट कम नहीं करना है, वेट बढ़ाना नहीं है। मैं उसी पे आ रहा था कि आपको डाइट, क्या स्पेसिफिक डाइट होती है, क्योंकि लोग जो जिम में वर्कआउट्स करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, और एक मिक्स मार्शल आर्ट्स जो अगर एथलीट है तो उसकी क्या डाइट रहती है इस दौरान?
जी बिल्कुल बिल्कुल अलग डाइट है, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल जो बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, वो बॉडी बिल्डर्स एक स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए खाते हैं, जी उनको लुक देना है। मिक्स मार्शल आर्ट्स में अगर आप उस लुक के लिए जाएंगे तो आपका स्टैमिना खराब हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले होल फूड्स खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिससे उनको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी रहे, वो ट्रेनिंग में जाके थके नहीं। तो काफी बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे पीनट बटर होता है, वो जो जो वेट लॉस कर रहे होते हैं पीनट बटर नहीं खाते, उनको बोलते हैं जी नहीं नहीं खाना चाहिए, बट उससे एक्चुअली आपको काफी एनर्जी मिलती है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। डेट्स, जो अखरोट हो गया, डेट्स हो गया, ये सब आप खाएंगे अगर ट्रेनिंग में मिक्स मार्शल आर्ट, तो बहुत अच्छी बात होती है, एनर्जी मिलती है इससे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो जनरली फिटनेस में बोलते हैं कि कम करो, कार्ब्स कम करो, कम कम कार्ब्स करो, मिक्स मार्शल आर्ट्स में कार्ब्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी सोर्स होती है जब आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जी। तो बहुत फर्क है नॉर्मल वेट ट्रेनिंग में, नॉर्मल जिम जाने में, और मिक्स मार्शल आर्ट्स की डाइट में। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे हम देखने में काफी एक्साइटिंग लगता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक गेम है, क्योंकि इसमें बहुत पेन भी होता है और रियल फाइट देखने को मिलती है। तो आपके पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था जब आपने उन्हें बताया कि भाई मैं एक्चुअल में प्रोफेशनली इसमें जाना चाहता तो मिक्स मार्शल आर्ट्स में एक चीज क्लैरिफाई करूंगा कि जो ट्रेनिंग होती है, हूँ? जी। उस ट्रेनिंग में बिल्कुल पेन नहीं होता है, ओके। और उसमें वो एक्चुअली कंप्लीटली सेफ होता है, कोई भी इंजरीज नहीं होती है, बहुत सेफ है। और सारी एज ग्रुप के लिए, कोई 6 साल के बच्चे भी हम लोग क्या ट्रेनिंग करते हैं, और 55 साल के आदमी भी हम लोग क्या ट्रेनिंग करते जी हैं, तो ट्रेनिंग बहुत सेफ है। हाँ, जब आप प्रोफेशनली खेलते हैं, कॉम्पिटिशन खेलते हैं, तब हाँ चोट लग सकती है, बिकॉज फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। पेरेंट्स ने क्या बोला? पेरेंट्स ने बोला कि क्यों कर रहे हो ऐसी गलती, इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो, अच्छा खासा तुम्हारा जॉब चल रहा है, यूके में सेटल हो गए हो, क्यों वापस आ रहे हो, क्यों कर रहे हो? बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि मुझे पता था कि अंदर डीप डाउन इनसाइड मेरा पैशन क्या था, मेरा पैशन ये स्पोर्ट था। जी और मुझे पहले लगा कि मैं आके खुद ट्रेनिंग करूंगा, बट मेरा एक्चुअल पैशन जिंदगी में यही है कि मैं दूसरों को सिखाना चाहता हूँ, और मैं स्पोर्ट को ग्रो करना चाहता हूँ। तो हर बार मुझसे कोई आके बात करता है, आपने बोला कि आपने एमएमए इवेंट देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग एमएमए अब देख रहे हैं, उसके जी बारे में जान रहे हैं। क्योंकि काफी टाइम तक ऐसा सीन नहीं था। जब मैं 2015-16 की बात करता हूँ, लोग पूछते थे आप क्या करते हैं, मैं बोलता था मिक्स मार्शल आर्ट्स करता हूँ, जित्सु करता हूँ, तो वो बहुत कंफ्यूज होते थे, क्या कराटे करते हो? जी तो उनको समझ में नहीं आता था। अब काफी अच्छा फीलिंग होता है कि इन लोगों को स्पोर्ट के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग सारे स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया, हॉकी, हमेशा से कब से हैं वो लोग, सारे स्पोर्ट्स बहुत टाइम से हैं, जी। ये स्पोर्ट हम लोग के सामने शुरू हुआ है और ग्रो कर रहा है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो पेरेंट्स ने बोला मत करो, मैंने कहा मेरा पैशन है, प्लीज करने दो। तो हाँ, तब से जब से मैंने बोला है कि करने दो, और मैं थैंकफुली मेडल्स जीत रहा हूँ इंडिया के लिए, तो खुश हैं अभी के लिए। जब आपने स्टार्ट किया था काफी सालों पहले, तो उस समय इंडिया में इतने ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे, उतनी फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन अगर जी करंट अभी 2022 चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्या प्रॉपर फैसिलिटीज, जैसे खुद आप कई सारे सेंटर चल रहे हैं, बतौर कोच ट्रेनिंग भी दे रहे हैं बहुत सारे नए एथलीट्स जी को, तो अभी करंट सिनारियो को में आप कैसे देखते हैं एमएमए को इंडिया के अंदर? जी, एमएमए एक्चुअली दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, और इंडिया में भी मैं बोलूंगा कि अगले 1 या 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना एक्साइटिंग है, इतना यूथ जो होता है जब भी स्पोर्ट देखता है पहली बार, तो ऑलरेडी एडिक्टेड सा हो जाता है कि ये करना है, मुझे ये करना है। तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। 3 साल, इवन मैं बोलूंगा 3-4 साल पहले, मुझे सारे इंडिया में जो भी अकेडमीज थे, सबके नाम याद थे। इस जी शहर में कोई बोलता पुणे में कौन सा, मैं आपको नाम बता दूंगा सारे। अब पिछले 3-4 सालों में इतने सेंटर्स खुल गए हैं कि मैं जो फुल टाइम एमएमए में हूँ, मुझे भी अब याद नहीं कि कौन से नए खुल रहे हैं, कौन से बंद हो रहे हैं, क्योंकि इतना मूवमेंट हो रहा है, इतना एक्साइटिंग स्पेस है कि ग्रोथ, ये रियल ग्रोथ है, क्योंकि फाइटर्स भी नए आ रहे हैं, नए अकेडमी से जो मैंने सुने भी नहीं है। तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है, और अगले 5 साल में आपको बोल रहा हूँ, 5 साल में पूरा लैंडस्केप चेंज होने वाला है। एमएमए हर जगह होगा, हर टीवी चैनल पे आएगा। हम लोग के जो एमएमए स्टार्स हैं, वो क्रिकेट स्टार्स के नीचे वो एमएमए स्टार्स होंगे। जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स में हम देख ही रहे हैं कि क्रिकेट के साथ साथ तमाम देश भर के जो लोग हैं अन्य स्पोर्ट्स में भी अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स जो है आगे बढ़ रहे हैं। एमएमए भी उनमें से एक है, क्योंकि काफी ग्रो देखने को मिली है इसके अंदर। आपके क्या प्लान्स है अब यहाँ से आगे आने वाले टाइम में, और क्या कुछ आपकी तरफ से हम देखने को मिलेगा? जी, पर्सनली मेरे 3 बड़े टूर्नामेंट्स अभी आ रहे हैं। अगले महीने मेरा वर्ल्ड प्रो है, अक्टूबर सितंबर में। अक्टूबर में मेरा एशियन कॉन्टिनेंटल है, जी और नवंबर में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मेरे 3 बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, इन तीनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंडिया के लिए गोल्ड लाऊं।
इंडिया ने कभी भी इन तीनों टूर्नामेंट में कभी गोल्ड नहीं लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि पहला इंडियन बनूं जो इंडिया के लिए गोल्ड लाए इन तीनों टूर्नामेंट्स में। और एंड स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जेन्युइनली ये एक खुद को एक वादा दिया है कि अगले 5 साल में स्पोर्ट को ऐसी हाइट्स पे ले जाना है जो लोग अभी बिलीव भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि स्पोर्ट कहाँ जाएगा 5 साल में। तो मेरा गोल है 5 साल में स्पोर्ट को हम लोग ऐसे ले जाना चाहते हैं। कोई स्पेशल मोमेंट बताएं आप अपनी लाइफ का। ब्राउन बेल्ट तो आपने जिस्तों में जीती, एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि इंडिया में आप इकलौते आप हैं जिन्होंने जीती है। कोई स्पेशल मेमोरी आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान जो रही हो, आप शेयर करना चाहें? मैं मेरे ख्याल से दो बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में रहे हैं। एक तो मैं जब ताइवान गया था एक टूर्नामेंट में, एडीसीसी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है जी। और मैं वहां पर ताइवान में चैंपियनशिप खेलने गया था। एशियन चैंपियनशिप थी और ताइवान में मेरे अलावा कोई इंडियन मैंने वहां पूरी ट्रिप पे देखा नहीं, एक इंडियन नहीं देखा। और मैं वहां पर गया और सब लोग मेरे को देख रहे थे, ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा किस देश का है। और जब मैं गया मैंने अपनी वेट क्लास जीती, मैंने 5 फाइट जीती। और जब इंडिया का जो फ्लैग मैंने लेके मैं पोडियम पे खड़ा हुआ था, उनको लगा रहे इंडिया का है। और फिर उसके बाद काफी लोगों ने बात की, नंबर एक्सचेंज किए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि एक ओपन वेट डिवीजन भी है, तो एक तो आप अपनी वेट क्लास में फाइट करते हैं, उसके अलावा एक ओपन वेट होता है इसमें कोई वेट क्लास होता ही नहीं है। जी। तो उसमें मैंने 120 किलो के आदमी से लड़ाई की, 110 किलो के आदमी से लड़ाई की, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। तो वो मेरे लिए, और मैं 70 किलो का आदमी, तो मेरे लिए काफी प्राउड फीलिंग थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था और ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथियों के साथ फाइट किया और जी। जीता। तो वो बहुत अचीवमेंट था। और ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब सिल्वर मेडल आया वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उसमें तो मेरे को लोग बोल रहे थे क्यों जा रहे हो कोच, जी। हारने के लिए क्यों जा रहे हो, ये पैसे बचा लो कुछ और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर दो। पर मैंने कहा नहीं, ट्राई करते हैं, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो वहां गया और सिल्वर जीता और उसके बाद से तो मतलब क्रेजी फीलिंग रहा है। बिल्कुल। कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे यूथ को, यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, और कोई मैसेज आप खास देना चाहें उनके लिए? दो मैसेज हैं। एक मैसेज होगा कि आप, अगर आपको लग रहा है कि स्पोर्ट में आपको घुसना चाहिए और आप देख रहे हैं कि अभी इतना शायद पोटेंशियल नहीं है, तो प्लीज उस स्पोर्ट में शुरू करिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगले 2-3 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप इसमें फुल टाइम करियर बना सकते हैं। क्योंकि काफी पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है, मेरे को कॉल करते हैं कि कोच जी। हमारा बच्चा करना चाहता है, इसमें क्या फ्यूचर है। तो अभी इतना फ्यूचर नहीं दिखता है, बट ये जैसे स्पोर्ट ग्रो कर रहा है अगले 2-3 साल में बहुत फ्यूचर होगा सारे फाइटर्स के लिए। तो पहली चीज तो ये। सेकंड चीज है, जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अच्छा ट्रेनिंग सेंटर ढूंढिए, अच्छे कोचेस ढूंढिए जिन्होंने ऑलरेडी स्पोर्ट में कुछ प्रूव कर रखा है, अच्छे फाइटर्स बना रखे हैं। क्योंकि क्योंकि फाइटर्स की जो लाइफ लाइन होती है, उनका जी। जो करियर होता है बहुत छोटा होता है। जी। आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। आपने 3-4 साल आप कहीं गए, कराटे सीखा, उसने आपको ऐसा वैसा सिखाया, आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। उस टाइम में आप शायद, सस्ता था वो ट्रेनिंग सेंटर पर, उसमें जी। टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो कुछ नहीं होता, थोड़ा एक्सपेंसिव सेंटर हो आप पे करो, अगर सेंटर अच्छा है तो आपकी लर्निंग, आपकी टेक्निक काफी तेज तरीके से इंप्रूव होगी। तो मैं ये 2 एडवाइस दूंगा आपको। साथ ही जैसे आपने बताया कि फाइटर्स का जो टाइम स्पैन होता है फाइटिंग का वो बहुत कम, करियर जो होता है उसके बाद क्या ऑप्शंस निकलते हैं फाइटर्स के बाद, अगर वो करियर में और आगे ग्रो करना चाहे तो? जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन कोई ज्यादा पूछता नहीं है। और जी। आई थिंक जो जो मैंने किया है, मैं जनरली, मैं भी पहले मेरा गोल था कि मैं सिर्फ कंपटीशन खेलूंगा, बट मैंने जब अकेडमी खोली तो मैंने देखा कि एक्चुअली काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे थे जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो एक ऑप्शन तो उनके पास ये है कि वो खुद का सेंटर खोल लें। अगर उनका फाइटिंग करियर खत्म हो गया है, शायद वो अपना खुद का करियर नहीं रिवाइव कर पा रहे हैं, तो अपने जिम्स अपने अपने शहरों में खोल सकते हैं। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 होता है, जैसे स्पॉन्सरशिप्स होती हैं और जो डील्स होती हैं, जी। उसमें काफी लॉन्ग टर्म क्लॉजेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हम लोग के फाइटर है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्हें अभी भी एक स्पॉन्सरशिप डील साइन की है अगले 10 साल के लिए। जी। अब वो 10 साल तक शायद फाइट ना करें, एटलीस्ट उनका 10 साल का वो सेट है। तो वो, तो फाइटर्स अच्छे स्पॉन्सरशिप डील्स ले सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट एजेंसी से साइन करें, एडवर्टाइजिंग और उस सब से पैसा आ सकता है। अपना सेंटर खोल सकते हैं। अगर सेंटर नहीं खोलना है तो कोचिंग कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जी। स्पोर्ट ग्रो कर रहा है। काफी सारे यंगस्टर्स हैं जो फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनको 1-to-1 ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस अभी करंटली हैं।
जैसे मैंने बोला, अगले 2-3 साल में ये सारा लैंडस्केप चेंज होने वाला है। ये फाइटर्स अपने करियर में ही इतना कमा लेंगे कि उनको फिर उसके बाद कोई जरूरत नहीं होगी। इंडिया की तरफ से कोई आप देखते हैं फाइटर्स जो आने वाले टाइम पे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे, यूएफसी में खेल सकते हैं? क्योंकि एक नाम तो आपने लिया, और भी कोई नाम अगर आपको लगता है जो आगे आ सकते हैं? अंशुल जुबली तो ऑलरेडी, जैसे मैं बोला, अंशुल जुबली तो ऑलरेडी यूएफसी में है, बट एक फाइटर और है पुण्यजीत लिखारू, जो मेरे ख्याल से बहुत टैलेंटेड फाइटर है। तो उनसे उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में, और मैं सिर्फ यूएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएमए में जी बहुत सारे प्रमोशंस हैं, तो जो जहां पर भी खेलेंगे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। पुण्यजीत लिखारू, एक और फाइटर हैं रोशम माइनम का नाम है उनका, वो नॉर्थ ईस्ट के हैं और बहुत अच्छे फाइटर हैं। तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि पुण्यजीत लिखारू और रोशन माइनम इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और बहुत सारे फाइटर, मैं 2 नाम ले रहा हूँ, बट ऑनेस्टली मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे, सर मेरा नाम नहीं लिया, बट बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं इंडिया में। और मैं बोल रहा हूँ अगले 5 साल में एटलीस्ट 30-40 फाइटर्स इंडिया के यूएफसी में खेल रहे होंगे, और डेफिनेटली एक चैंपियन भी यूएफसी में होगा इंडिया से, डेफिनेटली। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे फाइटर्स जो हैं, और आप इसी तरह से अच्छी तरीके से, आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं इसी तरह ग्रो करें, आने वाली सभी चैंपियनशिप में आपको बड़ी जीत मिले। एबीपी लाइव के साथ बातचीत करने के लिए सिद्धार्थ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी। हम लोग के स्पोर्ट को इतनी चांस मिलती नहीं है, बट आपने अपॉर्चुनिटी दी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया।